आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें हम दो चीज़ सीखेंगे, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सबसे पहले तो अगर हम किसी कंडक्टर में, यहाँ ब्राउन कलर से जो दिखाया गया है वो एक कंडक्टर है, किसी भी एक कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर जैसे ही उसमें करंट जा रहा है और उसके आसपास हम एक कंपास लाके रखते हैं तो कंपास की निडल जो है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करने लगती है। और कंपास की निडल डिफ्लेक्ट तभी करती है जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। इससे हमें मालूम ये चलता है कि जैसे ही किसी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इज पास्ड इन द वायर। ये हैं वो साइंटिस्ट, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओएस्टर। इन्होंने 1820 में सबसे पहले डिस्कवर किया था और इनका बहुत बड़ा योगदान है रेडियो, टेलीविज़न और फाइबर ऑप्टिक्स जो बनाई गई हैं, जो भी ये सब। इस चैप्टर में हमारे पास हैं 4 बड़े बड़े टॉपिक्स। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तीसरा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड और चौथा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और बाकी लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं सबसे पहला वाला टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी 12.2 दिखती है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक मैग्नेट लेना है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो उस पर पहले से ही लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर हमें धीरे धीरे करके आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, आयरन का चूर जैसे कह सकते हैं उसको हमें स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर। उस पर जैसे ही हम करेंगे तो वो आके एक जगह वो बैठ जाएगा और जिस भी सरफेस पे वो बैठेगा उसको अगर हम धीरे धीरे टैप करेंगे तो देखेंगे कि आयरन के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एक शेप में जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और जब लास्ट में हम देखेंगे तो कुछ शेप ऐसा होगा। ये शेप कोई और चीज़ नहीं है, यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, इसीलिए जो यहाँ पे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स लगेगा और वो धीरे धीरे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम मैग्नेट के किसी भी एक पॉइंट पे हम एक कंपास रख देते हैं। कंपास जो है उसकी जो साउथ एंड है उसका वो नॉर्थ एंड पे ऐसे ही दिखाएगा। तो हम उस मैग्नेट को किसी एक पेपर पे रखेंगे और वहाँ पे एक कंपास भी ला के रखेंगे। जैसे ही हम उसको नॉर्थ पोल के करीब रखेंगे तो वहाँ पे हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो कंपास का वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। उस डायरेक्शन में को हम किसी भी चीज़ से, पेन या पेंसिल से उसको एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ भी हमने देखा था कि नॉर्थ पोल था कंपास के नीडल का और जहाँ पे उसका साउथ पोल था, उसको हम केयरफुली जो साउथ पोल है उसके नॉर्थ पोल पे ला के रख देंगे। ये करते वक्त हम देखेंगे कि निडल जो है वो थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, निडल पे हम ध्यान नहीं देंगे। पहले हम बस जो हमने निशान लगाया है साउथ और नॉर्थ पोल में उसको हम बस साउथ पोल को उठा के नॉर्थ पोल पे रख देंगे। जैसे ही हम रखेंगे तो देखेंगे निडल जो है वो थोड़ी सी और लेफ़्ट साइड में, कह सकते हैं लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी और डिफ्लेक्ट हुई। इसी प्रोसेस को हम लोग बार बार दोहराएंगे तो देखेंगे कि जो उसका नॉर्थ पोल था उसके कंपास के निडल का, जो कि ऊपर अभी यहाँ पे है, वो धीरे धीरे करके वो मैग्नेट के साउथ पोल पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर हम ये सारी जो है धीरे धीरे करते हुए ये एक एक पॉइंट को हम लोग ट्रेस करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। अगर इसी प्रोसेस को हम बार बार दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि हमें बाकी भी फील्ड लाइन मिल जाएगी और हम वो फील्ड लाइन जब ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। बीच वाली फील्ड लाइन जो यहाँ पे जो ख़त्म हो गई, जो लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक हो गई है, वो असल में ब्रेक नहीं हुई है, वो इतना बड़ा लूप है कि हम इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हम बस वहीं तक उसको लिखते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी एक मैग्नेट के अराउंड जो है कुछ ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का 2 चीज़ होता है, एक तो उसका डायरेक्शन होता है और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वो कितने ज़्यादा यूनिट का है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नापते हैं टेस्ला में, तो 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 4 टेस्ला, कितने टेस्ला का है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो जानते ही हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम पहले से एज्यूम करते हैं कि वो जो है वो नॉर्थ पोल से निकल रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है मैग्नेट के बाहर। और अगर हम वही बात करें मैग्नेट के अंदर, ये जो लाल वाला एरिया है उस मैग्नेट के अंदर जो है
वो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जाएगी नॉर्थ पोल तक। तो कुछ ऐसा एक परफेक्ट लूप जो है वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। डायरेक्शन का तो हमने यहाँ पे आपको एरो करके दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। लेकिन अगर हमें मैग्नीट्यूड दिखाना हो, जैसे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसमें हम किसी के ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, किसी का कम है, अगर वो दिखाना है तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो इसकी डेंसिटी कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम 6 बना देंगे तो इसका मतलब ये मैग्नेट जो है वो ज़्यादा पावर का है, और अगर यहाँ पे 4 होगी तो मतलब वो मैग्नेट जो है वो कम पावर का है। तो ऐसे हम उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको खोलते हैं तो उसमें जो है वो 4 सब टॉपिक है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा क्या है? दूसरा राइट हैंड थंब रूल। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। और चौथा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलिनॉइड। तो सबसे पहले हम पहला जो है वो टॉपिक देखते हैं। पहले टॉपिक में हमारे पास ये 4 फिगर्स हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी 12.4 देखते हैं। एक्टिविटी 12.4 में क्या कह रहा है? ये सिंपल है। अभी जैसे हमने देखा था कि एक ब्राउन कलर का कंडक्टर था, हम उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही थी हमें, जबकि हम इस पर करंट जैसे ही हम इसमें फ़्लो करा रहे थे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्ज़र्व कर रहे थे हम। यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे देखना है कि जब भी करंट जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आता है। यहाँ पे देखो नॉर्थ ऊपर दिया हुआ है और इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो करंट आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो कंपास का जो नेडल है वो ईस्ट की तरफ दिखा रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन उसका एक तरफ है। लेकिन इसी एक्टिविटी में अगर हम जो करंट का, जैसे बैटरी अगर हम स्विच कर देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव इधर कर देते हैं और नेगेटिव इधर कर देते हैं, तो करंट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम कंडक्टर में करंट को ऑपोजिट करते हैं तो अभी डिफ्लेक्शन जो ईस्ट की तरफ दिखा रहा था वही इस कंपास में जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ दिखाएगा। मतलब करंट को जैसे ही हम स्विच करते हैं, करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे बताते हैं अभी हमने बताया। दूसरा है हमारे पास एक्टिविटी 12.5। इसमें हमें क्या करना है? हमें एक कंडक्टर लेना है, फिर वही ब्राउन कलर का कंडक्टर, और उसको समझ लीजिए आप एक पेपर लीजिए और उसके ऊपर एकदम खड़ा, एकदम परपेंडिकुलर अगर मैग्नेट को अगर कंडक्टर को हम पास कर दें छेद करके, तो वो जो प्लेन बनता है उसके एकदम परपेंडिकुलर जो पेज है वो एक मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एक प्लेन है। ठीक है। जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं कंडक्टर में तो हम देखते हैं कि कंडक्टर की वजह से जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो सर्कुलर है। मतलब जहाँ भी पेपर में छेद हुआ वहाँ पे वहीं से रख के अगर हम कई सारे सर्कल बनाएं तो कुछ वैसा ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। इसको हम विजुअलाइज़ करने के लिए हम पानी के ऊपर अगर छोटा छोटा पार्टिकल जो है मैग्नेट का जो अभी चूर था उसको अगर हम ऐसे डाल दें, 12.5 में यही है कि उसको डाल दें और उसके बाद कंडक्टर जो है उसको हम उसके पानी के अंदर तक ऐसे एक बार रखें और उसमें करंट फ्लो कराएं, तो हम देखेंगे कि जो पार्टिकल हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो धीरे धीरे जो आयरन पार्टिकल हैं वो गोल 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 ऐसे बना लेते हैं। मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। दूसरा हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। ये एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, अब ये सर्कुलर तो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेकिन इसका हम डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे कि अब इसका डायरेक्शन क्या है? क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे फोर्स उसका जो हमें वो मालूम चलता है, जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी शायद इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन मालूम होना इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले अपने जो राइट हैंड का थंब होता है उसको हम करंट की डायरेक्शन में देते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो एक कंडक्टर जो है पानी के अंदर जो जा रहा है, एज्यूम करते हैं कि जो करंट जो है वो पानी के अंदर ऊपर से जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और हम थंब अपना उसी डायरेक्शन में करते हैं। थंब अपना मतलब हम नीचे करते हैं, हमारी उंगली जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, जैसे अपना थंब नीचे रख के अगर हम हैं तो उंगली हमारी एक डायरेक्शन में कर्ल होगी, उसी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर डायरेक्शन उसका करंट का नीचे है, वही अगर हम डायरेक्शन उसका ऊपर कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो
एक साइड से हम बना रहे थे, जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज अगर जा रहा था, तो अब अगर ऊपर है करंट, ऊपर आ रहा है करंट, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब इससे राइट हैंड थंब रूल से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो सर्कुलर लूप है उसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये है राइट हैंड थंब रूल। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप की वजह से क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो कंडक्टर था उसको हमने मोड़ मोड़ के एक सर्कुलर लूप की तरह बना लिया है। इससे होगा क्या, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो जहाँ पे पेपर में छेद हुआ, जैसे एक कंडक्टर हम पेपर में छेद करके एकदम सीधा लेके गए थे नीचे, तो जहाँ भी छेद हुआ वहाँ से अगर हम ढेर सारा सर्कल बनाए वहीं से रख के कंपास को, तो वैसा ही कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। यहाँ भी अगर हम ऊपर ऊपर टिप में देखें तो कुछ वैसा ही कंडक्टर के ऊपर हमें दिख रहा है कि सर्कुलर है, ऊपर है और नीचे भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि ये जो आर्क है ये इतना बड़ा हो गया है कि हमें दिख नहीं रहा है पूरा आर्क, इसलिए इसको हम एक छोटा सा ऐसा इतना ही आर्क ना समझें, इसको पूरा सर्कल समझें। ये एक सर्कल का वो छोटा सा पार्ट है जो हमें दिख रहा है। तो अगर हम उस कंडक्टर को ऐसे गोल गोल कर देते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस टाइप की बनती है। अब इसमें हम एक और बात आती है कि इसमें जो है वो N से S तक भी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड, और S से N तक भी जा सकती है। जैसे यहाँ पे है लेफ़्ट से राइट तक जा सकती है और राइट से लेफ़्ट भी जा सकती है। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे थंब नीचे किया था तो जिस डायरेक्शन में उंगली कर्ल हो रही थी उस डायरेक्शन में क्या था, राइट हैंड थंब रूल में उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उंगली नहीं यहाँ पे हमने थंब के डायरेक्शन को नहीं देखना है, यहाँ हमें पहले उंगली कर्ल करनी है। जिस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो हो रहा है उस लूप में, उस कंडक्टर के लूप में, उस डायरेक्शन में हमें उंगली कर्ल करनी है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस लूप के नीचे से करंट आ रहा है और नीचे से होता हुआ फिर ऊपर को जा रहा है, फिर वहीं से वापस चला जा रहा है। जैसे एक जेसीबी का हाथ होता है, ऐसे करके वो कर्ल करता है, वैसे ही अगर हम अपना हाथ कर्ल करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो थंब है वो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। और अगर हम अपना हाथ ऐसे ही उल्टा कर दें, जैसे भीख मांगते हैं, तो और उस तरह अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करें, तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, उसका डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो हम उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। और उसी स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम एक लूप की तरह बना दें, उसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल से ये बता सकते हैं कि उसमें भी लूप जो डायरेक्शन है वो करंट का वो क्या है, लेफ़्ट से राइट की तरफ है या राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड। इसका अगर हम फोटो देखते हैं तो ये है एक सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक लूप बनाया था, ऐसे ही अगर हम मल्टीपल लूप बना दें स्प्रिंग की तरह और दोनों एंड को जो है उस पर हम एक बैटरी लगा दें, तो उसमें एक करंट फ्लो होगा। इससे होगा क्या कि ये जो शेप है इसको हम सोलिनॉइड कहेंगे, और इसमें जो है वो एक करंट की वजह से ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता ही है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी जो इमेज है वो कुछ ऐसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ऊपर की टिप पे इसका सर्कुलर लूप बन रहा था, यहाँ पे जो है अलग अलग लूप है, क्योंकि ढेर सारा लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें लग रहा है कि जैसे एक तरीके से कंबाइन हो गई है और एक बड़ा सा ऐसा लूप जो है वो बना रही है, जो ना सर्कुलर है ना किसी शेप जैसा है, ये बन जैसा लग रहा है। ऐसा ही दो दो लूप, एक ऊपर एक नीचे बनाएंगी। और यहाँ फिर वही है कि जो हमें लूप जो हमें लाइन जो है वो कटी कटी दिख रही है, ये कटी कटी लाइन नहीं है, ये एक और लूप है जो और भी बड़ा है, जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका बस कुछ ही पार्ट हमें दिख रहा है। तो कुछ ऐसा है सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का शेप। इसमें भी अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है किसी भी सोलिनॉइड में, तो हम एक लूप को देखेंगे। जैसे वहाँ पे एक लूप था, तो हम किसी एक लूप में देख लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा होगा लूप में। जैसे लूप के पीछे वाला हिस्सा जो है, ये क्योंकि ये 2D है तो हमें उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्प्रिंग के बारे में अगर हम सोचें तो स्प्रिंग को अगर हम ऐसे जेसीबी जैसा हाथ होता है, वैसे अगर हम अपना हाथ कर्ल करें अपना हाथ को,
तो हमारे डायरेक्शन जो होगा वो राइट हैंड की तरफ शो करेगा। और अगर ऐसे ही सच में लूप में करंट जा रहा है तो राइट हैंड की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख के बता सकते हैं कि जो उंगली हमारी कर्ल होगी वो वैसे होगी जैसे हम भीख मांगते हैं, मतलब हम तो नहीं मांगते लेकिन फिर भी जो भी मांगता है वो वैसे होगी जैसे भीख मांगते हैं। तो ऐसे हम कर्ल करें अपनी उंगली ऐसे लेने के लिए तो वो राइट डायरेक्शन में दिखाएगा। वैसे ही कुछ लूप यहाँ बन रहा है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। इसी में एक दूसरा पार्ट है सोलिनॉइड का ही। ये है एक सोलिनॉइड जिसके अंदर हमने एक आयरन बार को रखा है। अब इससे होगा क्या, इससे जो आयरन बार है वो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटती है वो मैग्नेटाइज नहीं रहता। तो यही केस है यहाँ पे। जैसे ही हम इस सोलिनॉइड में अंदर मैग्नेटिक एक आयरन रॉड रखते हैं तो ये आयरन रॉड जो है जब तक करंट उसमें फ्लो हो रहा है ये आयरन रॉड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये जो रॉड है वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन बार इनसाइड सोलिनॉइड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस सोलिनॉइड में हम करंट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे इस मैग्नेट की पावर जो है, इस आयरन बार की मैग्नेट की जो पावर है वो और भी बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा दूसरा टॉपिक। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स भी लगता है। और इसी प्रिंसिपल पे कई सारे हमारे डिवाइसेस जो है जैसे मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। मोटर में जो है वो हम शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर हम मोटर को खोलें तो उसमें दो मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक का और एक का साउथ पोल होता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं और अंदर उसके कॉइल लगी होती है। मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ। अंदर उसके कॉइल लगी होती है और उस पर एक फोर्स लगता है जैसे ही हम कॉइल में करंट देते हैं। वही केस यहाँ पे है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डायरेक्शन जानना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें फोर्स का पता लगता है। अब वो फोर्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट के डायरेक्शन पे। इसको हम निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए हमें सबसे आसान तरीका हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम सबसे पहले ये जान लें कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, ये तीनों आपस में जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें हमारा मिडिल फिंगर जो है वो करंट दिखाता है, इंडेक्स फिंगर जो है वो फील्ड दिखाती है और थंब हमें दिखाता है फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे अगर ईस्ट की तरफ हमारा करंट जा रहा है और नॉर्थ की तरफ जो है वो फील्ड है तो उसके जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है, फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो करंट के भी परपेंडिकुलर होती है। यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या है, सबसे पहले जो रेड वायर है वो लाइव वायर है, मतलब उसी में जो है वो मेन वोल्टेज जो है वो होता है। ब्लैक वायर है न्यूट्रल, मतलब ब्लैक वायर जो है वो न्यूट्रल होता है। और अर्थ जो है, ये जो ग्रीन वायर है वो अर्थ का होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो रेड और ब्लैक वायर है उसमें जो रेड वायर है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हो और जो ब्लैक वायर हो वो ज़ीरो ही वोल्टेज पे है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आम तौर पे इन दोनों के बीच के जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका रेड वायर हो वो 225 वोल्ट का हो और ब्लैक वायर जो है वो 5 वोल्ट का हो। लेकिन ज़्यादातर केस में ये होता है कि जो ब्लैक वायर है वो 0 वोल्ट का होता है और जो रेड वायर है वो 220 वोल्ट्स का होता है जो आपके घर में आती है। इसको लाने के लिए सबसे पहले जो लाइव वायर है उसको एक फ्यूज़ से हो के गुजारा जाता है। फ्यूज़ बस एक पतला सा वायर होता है जो आपके कनेक्शन के बीच में लगा हुआ होता है। उस वायर की पहले से रेटिंग हमें मालूम होती है कि अगर उसमें मान लो 30 एम्पियर या इससे 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट गया उस वायर से तो वो वायर पिघल जाएगा। तो इसीलिए हम उस वायर को लगाते हैं ताकि जैसे ही करंट हम जो चाहते हैं जितना उससे ज़्यादा जैसे ही जाए करंट तो वो वायर वहाँ से पिघल जाए और हमारी जो सर्किट है बाकी घर की वो बच जाए। अब ये फ्यूज़ मेल्ट होता तो है हमारे सर्किट बचाने के लिए, लेकिन क्यों होता है?
फ्यूज़ के मेल्ट होने का कारण जो होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट करंट का पास होगा ही क्यों? ये तब होता है जब जो लाइव वायर है, रेड वायर, और जो ब्लैक वायर है, ये दोनों आपस में या तो डायरेक्टली या तो किसी मेटल के थ्रू, जो कि बहुत कम जिसका रेजिस्टेंस होता है, ऐसे किसी चीज़ के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वायर में सबसे पहले तो बहुत कम रेजिस्टेंस हुआ और सर्किट कंप्लीट भी हो गया। और जब भी कम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा फ्लो। कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस कम होता है सबसे, क्योंकि तभी तो वो कंडक्टर है। और जब भी कभी वायर ये आपस में डायरेक्टली टच होते हैं या फिर किसी कंडक्टर के थ्रू टच होते हैं, तो होता क्या है कि वायर जो सर्किट होता है उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो फ्यूज़ में भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और फ्यूज़ में जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ जो है वो पॉप हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। फ्यूज़ में अगर ज़्यादा करंट फ्लो हुआ और फ्यूज़ पॉप या ब्रेक नहीं हुआ तो होगा क्या कि हमारे जो अलग अलग अप्लायंसेस हैं, जैसे हमारा बोर्ड जो होता है, स्विच जो होता है, वो अक्सर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। अगर उसमें इतना ज़्यादा करंट पास हो गया उसके आसपास तो उसमें आग भी लग सकती है। और इसी को बचाने के लिए हम यहाँ से पहले ही फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है। फ्यूज़ उड़ जाता है तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, और अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो आग लगने का जो खतरा है वो टल जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। यही काम होता है फ्यूज़ का। फ्यूज़ से होता वो आता है आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, वहाँ से आता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर वो अलग अलग जो है वो रूम में और स्विच बोर्ड में अलग अलग वायर जो है वो बढ़ जाता है। इसी में एक लगा होता है अर्थ वायर भी, उसका भी काम हम देखेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल के बीच में वो होता है 220 वोल्ट का। 2 separate circuit are used, one for 15 amperes rating for appliances with higher power ratings such as geyser, air cooler, etc. and other circuit is of 5 ampere current rating for bulb and fan. यहाँ पे दो जो है सर्किट यूज़ होता है। पहला थोड़ा ज़्यादा वोल्ट का, पहला थोड़ा ज़्यादा करंट का रेटिंग का होता है ताकि गीज़र, एयर कूलर ये सब चल सके, और दूसरा थोड़े कम का होता है जैसे 5 एम्पियर, ताकि बल्ब और फैन जो छोटे छोटे अप्लायंसेज हैं उसको चलाया जा सके। यहाँ पे है अर्थ प्रोटेक्शन का एक छोटा सा डायग्राम। अब अर्थ प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास ऐसा अप्लायंस है जिसकी बॉडी जो है वो मेटल की है, तो अक्सर हम देखते हैं कि कूलर हो गया, उसमें करंट आने लगता है। वो करंट जो होता है वो किसी के लिए भी, जो भी उसको छुए तो उसको करंट लग सकता है, झटका, और उसके लिए फेटल बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब उसकी मौत भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम एक अर्थ वायर जो होता है उसका यूज़ करते हैं। अर्थ वायर बेसिकली क्या होता है, अर्थ वायर जो होता है वो एक वायर होता है जो ज़ीरो पोटेंशियल का होता है। ज़ीरो पोटेंशियल मतलब वो अगर आपका ब्लैक वायर जो है वो ज़ीरो, उसका वोल्टेज अगर ज़ीरो है तो उसी में भी जोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं तो आम तौर पे जो होता है वो वायर जो होता है वो उसको ले के हम जाते हैं और ज़मीन में थोड़ा अंदर तक उसको गाड़ देते हैं। एक आयरन रॉड या कोई भी मेटल की रॉड को ज़मीन में अंदर तक, एक उसके अंदर एक प्लेट भी होती है, उसके ऊपर उसको वेल्ड किया जाता है, और एक लोहे की रॉड जो है उसके ऊपर लगाई जाती है, और ये वायर जो है, अर्थ वायर जो है, वो जाके उस रॉड पे फिक्स कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जब भी कोई भी जो रेड वायर है उससे अगर करंट थोड़ा सा भी उसकी बॉडी पे लग रहा होता है तो उसकी बॉडी से जो हमारे पास जो ग्रीन अर्थ वायर है उससे होता हुआ वो करंट जो है वो वापस से अर्थ में चला जाता है। अब जैसे ही जो लाल वायर है अगर वो थोड़ा सा भी बॉडी में टच हो रहा होगा तो जो करंट है वो उस अर्थ वायर से होता हुआ वापस अर्थ में चला जाएगा। और अगर आप कोई इंसान है उस बॉडी को छूता है तो क्योंकि इंसान का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है तो उसको उतना करंट नहीं लगेगा। ज़्यादातर करंट जो है वो वायर से जो है, क्योंकि उसको आसान रास्ता मिला जाने के लिए, तो वहीं से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और आपको करंट नहीं लगेगा। यही सेफ्टी होती है अर्थ वायर की। अब आते हैं सबसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे। ये है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जिनको अभी हम करने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस, एक स्ट्रेट कंडक्टर से जब भी हम करंट पास करते हैं तो उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल होती है, जो कि जिसका सेंटर जो होता है वो वायर खुद होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेज हेविली, वेरी कॉन्टिन्यूसली।
इसका आंसर तो हमने पहले ही देख लिया है कि जब भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें होता क्या है कि जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो आपस में या तो बहुत कम रेजिस्टेंस से या तो डायरेक्टली आपस में टच हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जो सर्किट होता है, जो लोड होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर वायर दोनों आपस में डायरेक्टली टच हो गया या किसी कम रेजिस्टेंस वाले मेटल से टच हो के आपस में टच हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो वायर में हीट भी उतनी ज़्यादा फ्लो होगी, क्योंकि करंट ज़्यादा हो रहा है। हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा जब प्रोड्यूस होने लगती है, जिसको जूल्स हीट भी कहते हैं, तो वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो जो वायर होता है उसमें करंट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। तीसरा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चौथा है लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे 2 मेथड तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। पहला तो सबसे इजी है, पहला है कि हम एक मैग्नेट ला के रख दें, क्योंकि एक मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक मैग्नेट के थ्रू। और दूसरा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। अगर हम कोई भी कंडक्टर लें और उसमें करंट पास कर दें तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यही हो गए 2 मेथड। 5, 6, 7, 8, 9 इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा।